हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हो उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी के अनुप्रयोग। और ये जितने भी अनुप्रयोग आप पढ़ने वाले हो ये सारे के सारे एप्लीकेशन जो है अपने प्रैक्टिकल सिलेबस में भी है, तो टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अपना जो पहला एप्लीकेशन आज हम स्टार्ट करेंगे वो होगा कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स, यानी कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। और तुलना करने से हमारे यहाँ पर मतलब है कि हम उन सेलों के विद्युत वाहक बलों का ईएमएफ्स का रेशियो निकालेंगे, उनका अनुपात निकालेंगे, वही अपना आंसर है। तो दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, उनकी तुलना करने के लिए हमें जो सर्किट चाहिए विभवमापी में, पोटेंशियोमीटर में, दोनों सेलों को किस तरह से कनेक्ट करना है, एक बार उस सर्किट की यानी कि परिपथ व्यवस्था पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये तो वायर हो गया ए बी जो अपन विभवमापी पोटेंशियोमीटर सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आप अब तक जान चुके हैं कि हम जो वायर यूज किया करते हैं सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, वो करीब 10 मीटर लंबा तार हम लेते हैं। तो ये वो तार हो गया 10 मीटर लंबाई जिसकी है। प्राइमरी सर्किट में हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं, तो प्राइमरी सर्किट में एक तो लगाएंगे सेल, इसमें करंट फ्लो कराने के लिए। एक इसमें लगाएंगे की यानी कि कुंजी, ताकि हम करंट को ऑन या ऑफ कर सकें, ठीक है ना। और करंट को अगर वेरी करना है, उसको अगर चेंज करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर लगा रखा है एक रिहोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक। इतनी चीज़ें तो हमने इसके प्राइमरी सर्किट में जोड़ रखी हैं। प्राइमरी सेल जो है इसका ईएमएफ ईपी से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये की है के से रिप्रेजेंट किया हुआ, और ये रिहोस्टेट है, धारा नियंत्रक है, आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब जो हमें दो सेल दिए जाएंगे, जब भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके लिए नॉर्मली आपको दो सेल दिए जाते हैं, जिनमें से एक लेक्लांसी हो सकता है और दूसरा डैनियल सेल। इन दोनों सेलों को हम सेकेंडरी सर्किट में, द्वितीयक परिपथ में किस तरह से कनेक्ट करते हैं वो एक बार देखेंगे। कि मेरे पास एक सेल तो ये वाला है, ठीक है ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जो उच्च विभव वाला सिरा है वो मैंने इस वायर के ए सिरे से कनेक्ट कर रखा है। और जो दूसरा सेल है उसका भी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो भी हमने वायर ए बी के ए सिरे से कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि ये प्रिकॉशन हमने पीछे पढ़ रखी है कि जितने भी सेल्स का हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट में, सब सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही एंड से जुड़ने चाहिए। तो इन सब के पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए सिरे से कनेक्ट कर रखें। अच्छा, इन सब के जो नेगेटिव टर्मिनल्स हैं उन सब नेगेटिव टर्मिनल्स को हम जोड़ेंगे एक टू वे की से। एक द्विमार्गी कुंजी है टू वे की। अब तक जो आप की पढ़ रहे थे वो वन वे की थी, ठीक है ना। ऐसे ये टू वे की है। इसमें क्या है कि 3 स्लैब होंगे इस तरह से कॉपर के। इसमें 2 स्लैब हुआ करते थे, इसमें इसके बजाय 3 स्लैब होते हैं कुछ इस तरह से। इन तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, उनमें प्लग फंसे होंगे यूँ करके इस तरह से, ठीक है ना। और इनमें 3 पेच होंगे यानी कि 3 टर्मिनल होंगे। तो हम एक वायर यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, एक वायर इससे कनेक्ट कर सकते हैं और एक वायर इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये मान लो पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल है और ये तीसरा टर्मिनल है। किस तरह से इसका कनेक्शन करेंगे अभी आप यहाँ समझ रहे हैं। जैसे ये वाला जो सेल है इसका नेगेटिव टर्मिनल मैंने ये वाले सिरे से जोड़ रखा है, ये वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है मैंने ये सिरे से जोड़ रखा है। मतलब कहने का ये कि ये इसका पहला हो गया, ये इसका तीसरा हो गया। और जो बीच वाला टर्मिनल है यानी कि जो दूसरा टर्मिनल है वो हमने एक गैल्वेनोमीटर से, एक धारामापी से जोड़ रखा है। और धारामापी का जो दूसरा एंड होता है, जो दूसरा टर्मिनल होता है, वो हमने जोड़ दिया एक जॉकी से, ठीक है ना, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने जॉकी से कनेक्ट कर रखा है। ये वाले सेल का ईएमएफ मैं मान के चल रहा हूँ E1 और ये वाले सेल का ईएमएफ मैं मान के चल रहा हूँ E2। ये तो इसका सर्किट अरेंजमेंट हो गया कि अगर हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हैं, उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम दोनों सेलों को पोटेंशियोमीटर के सेकेंडरी सर्किट में इस तरह से कनेक्ट करेंगे, फिर आगे प्रोसीजर बढ़ाएंगे। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग कि किस तरह से ये वर्क करेगा, यानी कैसे हम इसके हेल्प से और दोनों सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। तो अब वर्किंग पे बात करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो प्लग होता था द्विमार्गी कुंजी में, उसमें से आपने एक प्लग जो है वो पहले और दूसरे टर्मिनल के बीच में लगा रखा है, यानी कि हमने पहले और दूसरे टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया।
और जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ, अब गैल्वेनोमीटर के साथ में ये वाला सेल कनेक्ट हो जाता है। ये वाला इस सेल का अभी भी सेकेंडरी सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। गैल्वेनोमीटर के साथ में केवल ये वाला सेल कनेक्ट हुआ है जिसका ईएमएफ E1 है। तो E1 सेल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ में कनेक्ट कर रखा है और अब हम जीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन ढूंढेंगे, यानी कि अब हम वो वाला पॉइंट ढूंढेंगे जिसको नल पॉइंट, जिसको संतुलन बिंदु बोलते हैं, जिससे कि धारामापी में जीरो विक्षेप प्राप्त हो। तो आपने अलग अलग पॉइंट पर टच करवाया और मान लो जब मैं इस पॉइंट पर टच करवा देता हूँ जॉकी को, ये मानिए कोई पॉइंट P1 है, तब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगर आपको ये बता दिया जाए कि हम जो विभव मापी यूज कर रहे हैं उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसकी विभव प्रवणता x है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, जिसको संतुलन लंबाई बोलते हैं, वो लंबाई है L1, तो इतने तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो विभवांतर होगा, वो होगा XL1, है ना, क्योंकि एकांक लंबाई का विभवांतर है x, तो इतने तार की लंबाई का जो विभवांतर, जो विभव पतन होगा, वो होगा x इंटू L1, क्योंकि ये लेंथ L1 है। और इस कंडीशन में क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब कोई भी करंट इस सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, इतने हिस्से का विभवांतर या विभव पतन इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम प्रिंसिपल में डिस्कस करके आए हैं कि ऊपर ये जो वायर का टुकड़ा है, इसके दोनों सिरों का विभवांतर काम करेगा एक तरह से काल्पनिक सेल की तरह। तो एक सेल ये और दूसरा सेल ये वाला सेल इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला सेल सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करना चाह रहा है, यानी कि दोनों करंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और करंट जीरो कब होगा? जब दोनों सेलों के ईएमएफ भी सेम हो जाएंगे। तो जितना करंट ये फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज, उतना ही ये क्लॉकवाइज करना चाहेगा, दोनों करंट एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये कि जीरो डिफ्लेक्शन जब हमें गैल्वेनोमीटर में मिलता है तो उस कंडीशन में ये वाले सेल का ईएमएफ ऊपर जितना भी वायर यूज हो रहा है, इसके अपोज करने में जितना भी वायर ऊपर यूज हो रहा है, उसके विभवांतर के बराबर होगा। और उसका जो विभवांतर है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो XL1 है। इस सेल का EMF जो है वो E1 है। और हमें क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन केवल इस कंडीशन में हमें मिलता है, यानी E1 और XL1 जब बराबर होंगे तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा और हमें धारामापी में शून्य विक्षेप मिलेगा। तो हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। अब अगला स्टेप हमारा रहेगा कि हम इन दोनों के बीच में से प्लग हटा दें। जो द्विमार्गी कुंजी में जो 3 टर्मिनल होते थे, अभी मैंने इनके बीच में प्लग फंसा रखा था, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए थे, ये अलग था। अब इनके बीच में से निकाल के इनके बीच में जोड़ दिया, तो ये वाला अलग, यानी अब मैंने प्लग दूसरे और तीसरे टर्मिनल के बीच में जोड़ दिया, तो ये आपस में कनेक्ट हो गए। कहने का मतलब ये वाला सेल गैल्वेनोमीटर से अलग हो गया और ये वाला सेल गैल्वेनोमीटर के साथ में जुड़ गया है। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे, यानी फिर से हम जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन ढूंढेंगे। पहले हमें जीरो डिफ्लेक्शन यहाँ मिला था, अब की किसी और पॉइंट पर मिल सकता है। तो मान लो अब की बार हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है यहाँ पर, ये है पॉइंट P2, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, क्योंकि ये वाली लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक की L1, अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं मान के चल रहा हूँ L2। और पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता तो पहले से ही x बता रखी है। अब इतने वायर का, इतने तार का जो विभवांतर होगा वो होगा XL2, है ना, लंबाई L2 है और विभव प्रवणता x है, तो इतने तार का विभवांतर हो गया XL2। और क्योंकि हमें इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं मिल रहा है, इस सर्किट में जीरो डिफ्लेक्शन हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। क्योंकि वायर का ये वाला सिरा कहाँ जुड़ रहा है? सेल के इस टर्मिनल से। दूसरा सिरा कहाँ जुड़ रहा है? सेल के दूसरे टर्मिनल से। इसका मतलब इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर और इन दो पॉइंट्स के मध्य विभवांतर जो होगा वो सेम होगा, तभी हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो कह सकता हूँ कि अब की बार E2 जो है वो XL2 के बराबर हो गया। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और हमें कंपेयर करना था इनको आपस में, यानी कि हमें दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी थी। मुझे वैल्यू निकालनी है E1/E2 की, अनुपात निकालना है इनका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, यानी कि E1/E2
इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2, x से x कैंसिल, और E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये दोनों ही जो लेंथ हैं L1 L2, जो दोनों ही संतुलन लंबाइयाँ हैं, वो हम स्केल की हेल्प से मेजर कर लेंगे और उनको माप के यहाँ रख के इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये सारी बातें तो हो गई कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम दो सेलों के EMF को किस तरह से कंपेयर करते हैं। अब चलते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। अब अपना अगला जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, यानी किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आंतरिक प्रतिरोध बताना है कितना होगा। इस बार आपको कोई भी एक सेल दिया जाएगा, चाहे वो लेक्लांसी सेल हो सकता है या डेनियल सेल हो सकता है, और आपको पोटेंशियोमीटर का यूज करके उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या सर्किट अरेंजमेंट करना होगा उस पर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले तो हम इसका प्राइमरी सर्किट हमेशा की तरह कनेक्ट कर लेते हैं। उसमें क्या होगा, ये तो वायर हो गया पोटेंशियोमीटर का AB, है ना। इसके साथ में प्राइमरी सर्किट कनेक्ट करने के लिए हमने सीरीज में इतनी चीज़ें जोड़ रखी हैं, एक सेल, एक की और एक रिहोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक। ये इसके प्राइमरी सर्किट में कनेक्ट कर रखें, ठीक है ना। ये सेल हो गया जिसका EMF EP से रिप्रेजेंट करेंगे। EP मतलब प्राइमरी सेल का EMF है। ये की है K, और ये रिहोस्टेट हो गया RH। अब जो सेल हमें दिया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, वो जोड़ना है सेकेंडरी सर्किट में। और कुछ इस तरह से, ये है वो सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने A से जोड़ दिया क्योंकि इसका भी पॉजिटिव A से ही कनेक्टेड है। अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ जोड़ना है, तो वो हमने जोड़ा एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड होगा वो जोड़ देंगे एक जॉकी से, है ना। अच्छा, इसके साथ में और क्या करना है, तो एक इसके साथ आपने इस तरह से रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा, ठीक है ना, प्रतिरोध बॉक्स हो गया, और एक की और लगा दी इधर। ये सर्किट हमने कनेक्ट कर रखा है दिए गए सेल का EMF ज्ञात करने के लिए। मान लो इसका जो EMF ज्ञात नहीं करना, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो इस सेल का जो EMF है वो E है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैं अपनी तरफ से स्मॉल r मान के चल रहा हूँ, इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। अभी तक हमने की को ऑफ रखा हुआ है, ऑन नहीं है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि EMF और टर्मिनल वोल्टेज में डिफरेंस क्या है। अगर कोई भी सेल से हम धारा ले रहे हैं, कोई भी सेल से जब धारा ली जा रही है, तब उसके दोनों एंड्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो भी विभवांतर होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। और जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, परिपथ में जुड़ा है लेकिन सेल से कोई धारा अगर नहीं ली जा रही है, तब उसके दोनों एंड्स के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं EMF, यानी कि विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहला काम अपना रहेगा कि हम जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पर टच करवा के और नल पॉइंट को ढूंढ लेंगे, संतुलन बिंदु को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। मान लो आपने जॉकी को यहाँ कहीं टच करवाया, इस जगह P1 पॉइंट पर, है ना, और यहाँ टच करवाने से हमें ये संतुलन की अवस्था मिल गई है, यानी कि धारामापी में 0 विक्षेप मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो मैं उस लंबाई को अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ L1, और विभव मापी तार की जो विभव प्रवणता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, उसको हम मान के चल रहे हैं X। तो इतने तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा XL1, ठीक है ना। और ये XL1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके बराबर है, अब जरा देखें। तार का एक एंड कहाँ जुड़ रहा है, सेल के एक सिरे से, दूसरा सिरा कहाँ जुड़ रहा है, सेल के दूसरे सिरे से। तो इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसके बराबर होगा XL1। अब सेल के दोनों सिरों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके दो नाम हैं। उसको हम कई बार टर्मिनल वोल्टेज भी बोल देते हैं और उसी को हम कई बार EMF भी बोलते हैं। लेकिन उसको EMF कब बोलते हैं और टर्मिनल वोल्टेज कब बोलते हैं? EMF तब बोलते हैं जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है, तब इन्हीं दोनों सिरों के मध्य विभवांतर बोला जाता है EMF। और जब धारा ली जा रही है तब उन्हीं दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कहलाता है टर्मिनल वोल्टेज। तो अभी तो सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है क्योंकि नीचे वाला सर्किट ऑफ है, अभी तक की को ऑफ रखा हुआ है, तो इधर तो करंट कोई वैसे भी फ्लो नहीं हो रहा है। और यहाँ हमें 0 रिफ्लेक्शन मिलता है टच करवाने पर, तो इस सर्किट में वैसे ही कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा,
मतलब इस सेल से कोई करंट अभी तक नहीं फ्लो हो रहा है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट्स के मध्य, दोनों टर्मिनल्स के मध्य जो डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम ईएमएफ बोलेंगे। मतलब XL1 पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वास्तव में इस सेल के ईएमएफ E के बराबर होगा। तो ये E की वैल्यू मुझे मिल गई XL1। सही है, फर्स्ट इक्वेशन इसको दे दिया हमने। अब आगे क्या करते हैं, ये वाली जो की है, जैसे इस की को मैं K1 मान लेता हूँ, ये तो पहले से ऑन रखी है। ये जो की है वो K2 है। अब इसको भी ऑन कर दें, तो जैसे ही मैं इस की को ऑन करता हूँ और इसमें अपनी तरफ से कोई ना कोई नॉन रेजिस्टेंस लगा दिया R, जो ज्ञात होता है हमें पहले से रेजिस्टेंस बॉक्स में, जो कुछ भी हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया। अब क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया की को ऑन करते ही, इस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा है। उस करंट को मैं मान के चल रहा हूँ I, ठीक है ना। I करंट इस सर्किट में फ्लो होने लग गया, और वो तो होता ही रहेगा, इधर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें एक करंट I फ्लो होने लग गया है। अब फिर से वही काम करेंगे कि पहले जहाँ जो की लगाई थी उसको तो हटा लें, और अब फिर नई स्थिति ढूंढेंगे कि जीरो डिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलता है, यानी कि नल पॉइंट अब कहाँ मिलता है। तो अलग अलग पॉइंट पर टच किया, और अलग अलग पॉइंट पर टच करने के बाद में मान के चलिए अब की बार हमें जीरो डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर मिला है P2, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को जब मापा स्केल की हेल्प से तो वो लेंथ हमें मिली L2। तो अब इतने वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा XL2। और अब ये XL2 जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, तो वायर का ये वाला सिरा अभी भी सेल के उसी टर्मिनल से जुड़ा है और ये वाला दूसरे टर्मिनल से जुड़ा है। तो अब जो XL2 पोटेंशियल डिफरेंस है इतने वायर का, वो सेल के इन दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन अब ये सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो EMF कहलाएगा या टर्मिनल वोल्टता कहलाएगी, क्योंकि अब तो सेल से धारा ली जा रही है, ये वाले में जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में भले ही कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें तो कंटिन्यूसली हो रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में तो सेल जो है वो करंट दे रहा है, और जब सेल करंट दे रहा होता है तब उसके दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोला करते हैं टर्मिनल वोल्टता। तो इसीलिए अब इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो इन दोनों टर्मिनल्स के मध्य विभवांतर यानी कि टर्मिनल वोल्टता के बराबर है। और अगर मैं टर्मिनल वोल्टता को V से लिखूं तो ये V इज इक्वल्स टू XL2। ये हमें मिल गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, लास्ट चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें आपने रिलेशन निकाला था टर्मिनल वोल्टता और EMF के बीच में, और वो रिलेशन क्या था, V इज इक्वल्स टू E माइनस I और स्मॉल r। इसमें V क्या है, सेल की टर्मिनल वोल्टेज है, E क्या है, ये सेल का EMF है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये वो करंट है जो सेल दे रहा है किसी भी सर्किट को। अब अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूँ, या फिर अपन ऐसा करते हैं यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं। इस सर्किट में R रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना यहाँ होगा और जितना यहाँ पर है वो कितना है, तो वो है टर्मिनल वोल्टता V। कहने का मतलब इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरे, क्योंकि सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़े हैं, तो इनके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर ठीक वही होगा जितना कि इन दोनों टर्मिनलों के मध्य है, और वो कितना है, वो हम टर्मिनल वोल्टता बोल रहे हैं। इसका मतलब प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना V, प्रतिरोध कितना R, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I, तो I की वैल्यू कितनी होगी V अपॉन R, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू RI, ठीक है ना। तो I की ये वाली वैल्यू उठा के इसकी जगह रख लेते हैं, तो V इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन R इंटू स्मॉल r। हमें स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। उसके लिए मैं इसको इधर लाता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू E, और V को उधर ले चलें तो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू E अपॉन V। 1 को भी उधर ले चलें तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1, और कैपिटल R को भी उधर ले चलेंगे तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू E अपॉन V माइनस 1 और इनटू
कैपिटल आर उधर जाएगा, तो कैपिटल आर, ठीक है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमने ई और वी दोनों की वैल्यू जो निकाली थी वो इनकी जगह यहाँ रख लेते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, या मैं पहले यहाँ लिख दूँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना। ई और वी दोनों की वैल्यू इसकी जगह रखेंगे, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई की जगह XL1 अपॉन वी की जगह XL2 -1 इंटू कैपिटल आर, है ना। x कैंसिल होने के बाद में r इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 -1 इंटू कैपिटल आर। तो ये वो फॉर्मूला मिल गया जिसकी हेल्प से हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं एक पोटेंशियोमीटर द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर L1 और L2 क्या है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। L1 और L2 दोनों ही संतुलन लंबाइयाँ हैं, लेकिन L1 वो संतुलन लंबाई है जो सेल के EMF को बैलेंस करती है ना। यानी कि जब हमने इस की को ऑफ रखा हुआ था तब हमें जो संतुलन लंबाई मिली थी वो है L1, और L2 वो संतुलन लंबाई है जो सेल की टर्मिनल वोल्टता को कांस्टेंट, जो टर्मिनल वोल्टता को बैलेंस रखती है। यानी कि जब हमने की को ऑन कर रखा था तब हमें इतनी संतुलन लंबाई मिल रही थी। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को सही से परफॉर्म करते हो तो कभी भी L2 की वैल्यू L1 से बड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता है सेलों का EMF जो होता है नॉर्मली वो टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा होता है। इसीलिए EMF के लिए जो लंबाई मिलेगी L1 वो ज़्यादा होगी, टर्मिनल वोल्टेज के लिए जो लेंथ मिलेगी L2 वो छोटी रहेगी, है ना। तो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बातें इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हो गई हैं। अब अपना अगला एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी कि विभव मापी की हेल्प से और कोई अल्प, कोई छोटा सा प्रतिरोध हमें मापना है, ज्ञात करना है। हालांकि रेजिस्टेंस को मापने का एक तरीका हमने मीटर ब्रिज से भी पढ़ा हुआ है। मीटर ब्रिज की हेल्प से भी हम कोई भी एक रेजिस्टेंस को बता सकते हैं कितने ओम का है। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा संवेदनशील उपकरण होता है, इसीलिए ये छोटे से रेजिस्टेंस को मापने में हमसे कोई ज़्यादा गलती, ज़्यादा मिस्टेक नहीं होने वाली है। यानी कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एक स्मॉल रेजिस्टेंस को, एक अल्प प्रतिरोध को ज़्यादा एक्यूरेसी से मापा जा सकता है। अब कोई भी छोटे से रेजिस्टेंस को मापने के लिए हमें फिर से इसका सर्किट अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। तो ये वो वायर हो गया AB विभव मापी का, इसके साथ में प्राइमरी सर्किट कनेक्ट करना है। तो ये सेल, ये की और ये रिहोस्टेट, ये तो इसका प्राइमरी सर्किट कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। इस सेल का EMF हम EP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, की जो है वो K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या इसके अलावा भी की लगेगी तो ये K1 हो गई। ये रिहोस्टेट हो गया, पहला है RH1, हमें आगे और भी लगाने पड़ सकते हैं। अब सेकेंडरी परिपथ में क्या चीज़ें किस तरह से कनेक्ट करनी है, तो हमने सबसे पहले अपनी तरफ से लगाया इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स, RB, जिसमें हम कोई भी एक नॉन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। इसके बाद सीरीज में हमने वो छोटा सा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया, वो हमने ये सीरीज में लगा दिया। इस छोटे से रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। इनमें करंट फ्लो कराने के लिए हमने इनके साथ में एक सेल और लगाया है जिसके EMF को E से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक और की लगा रखी है K2, अभी तक ऑफ है, और एक और इसमें रिहोस्टेट लगा रखा है। RH2, है ना। ये A पॉइंट हो गया, ये B हो गया, इसको मैं C मान लेता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम D मान लेते हैं। यहाँ एक पॉइंट और दे रखा है, इसको E बोल सकते हैं, लेकिन E तो इसका EMF है तो इसको मैं N मान लेता हूँ, है ना। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ से एक टर्मिनल निकाला और एक 2 वे की जो होती है, द्विमार्गी कुंजी जो है, उसके एक बाहरी सिरे से यानी कि पहले सिरे से जोड़ दिया, ठीक है ना। ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, और ये 3 टर्मिनल होते हैं ना द्विमार्गी कुंजी में, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा।
अब इसका जो तीसरा टर्मिनल था, यानी कि बाहर वाला एक और जो टर्मिनल होता है द्विमार्गी कुंजी का, वो आपने यहाँ जोड़ दिया है पॉइंट डी से, और जो बीच वाला टर्मिनल जो था उसको हम कनेक्ट करेंगे एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो एंड होगा उसको हम जोड़ देंगे एक जॉकी से, जिसको आप अलग अलग पॉइंट्स पर टच करवा सकते हैं। ये इसका सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कोई भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस को वेरीफाई ज्ञात करने के लिए हम इस सर्किट को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अब वर्किंग इसकी स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा, कैसे हम इसके द्वारा और अल्प रेजिस्टेंस को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमने ये वाली की को ऑन कर दिया, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से तार की कोई न कोई विभव प्रवणता बनेगी। मैं उस विभव प्रवणता को x मान के चल रहा हूँ, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये वाली जो की है K2, इसको भी ऑन कर देते हैं, और रजिस्टेंस बॉक्स में अपनी तरफ से कोई भी एक नॉन रजिस्टेंस, कोई भी एक ज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसको मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ कैपिटल R से। तो जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, इस सर्किट में भी एक करंट फ्लो होने लग जाएगा ऐसे करके। उस करंट को मैं मान के चल रहा हूँ I, कि इस सर्किट में I करंट फ्लो होने लग गया, यानी कि इस रेजिस्टेंस से भी होकर I धारा प्रवाहित हो रही है, और ये वाले अल्प प्रतिरोध से होकर भी I धारा प्रवाहित हो रही है। जब आप इतना काम कर चुके हो, तो उसके बाद हमने क्या किया कि टर्मिनल 1 जो द्विमार्गी कुंजी है, जो 2 वे की है, उसके टर्मिनल 1 और 2 को आपस में कनेक्ट किया, और फिर हमने जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन ढूंढी है। सपोज करें हमें जीरो डिफ्लेक्शन अब की बार यहाँ मिला, यानी कि ये है नल पॉइंट, ये है संतुलन बिंदु P1, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मान लीजिए L1 है, ये वाली जो लेंथ है। तो इतने वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि विभव प्रवणता x है, तो इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा XL1, है ना। और ये XL1 अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपको प्रिंसिपल कितना समझ में आया पोटेंशियोमीटर का। इतने वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है XL1, जो व्यवांतर है XL1, वो यहाँ किस व्यवांतर के बराबर या किन दो बिंदुओं के मध्य व्यवांतर के बराबर होगा। जैसे अभी तक तो सेल के EMF के बराबर हुआ करता था, ठीक है ना, लेकिन अब की बार आप ध्यान दें कि इतने तार का ये वाला जो सिरा है A, वो पॉइंट C से जुड़ा है ना, और जो P1 सिरा है, यानी कि इस वायर का जो दूसरा सिरा है P1, वो कहाँ जुड़ रहा है, तो वो देखें ज़रा, वो जुड़ रहा है पॉइंट N से। तो मैं कह सकता हूँ कि इतने वायर का पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट C और N के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ VCN बराबर XL1, ठीक है ना, VCN बराबर XL1, यानी कि इन दोनों के मध्य व्यवांतर इसके मध्य व्यवांतर के बराबर होगा, तभी इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है जीरो डिफ्लेक्शन की पोजीशन में। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस कितना, व्यवांतर कितना है, तो देखो इन दोनों बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध कितना है R, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य व्यवांतर कितना हो गया IR, ओम्स लॉ। तो मैं कह सकता हूँ कि VCN तो किसके बराबर है, VCN इज इक्वल टू I और R, तो यहाँ लिख देंगे आप IR इज इक्वल टू XL1। फर्स्ट इक्वेशन ये आया। अब अपना अगला स्टेप, और वो स्टेप क्या है कि इन दोनों को तो आपस में डिस्कनेक्ट कर देंगे फिर से, और अब हम टर्मिनल 2 और 3 इनको आपस में जोड़ देंगे, यानी कि अब जो गैल्वेनोमीटर है वो पॉइंट D से जुड़ चुका है, और फिर से देखेंगे जीरो डिफ्लेक्शन कहाँ मिलता है। पहले यहाँ मिल रहा था, अब की किसी और नई जगह पर मिलेगा। तो मान लो अब की बार जीरो डिफ्लेक्शन हमें यहाँ कहीं मिल रहा है, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है P2, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है L2, ये वाली जो लेंथ है यहाँ तक वो L2 है। तो इतने वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा XL2, है ना, XL2, और ये पोटेंशियल डिफरेंस XL2 नीचे वाले सर्किट में किन दो बिंदुओं के मध्य व्यवांतर के बराबर होगा। तो देखें इतने तार का A सिरा कहाँ जुड़ रहा है, पॉइंट C से, ये वाला सिरा कहाँ जुड़ रहा है, पॉइंट D से। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दो बिंदुओं के मध्य व्यवांतर और इन दो बिंदुओं के मध्य व्यवांतर सेम होगा। आप इन दो के बजाय ये वाले दो पॉइंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इनका विभव सेम ही होगा। तो यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन जगहों पर कोई और रेजिस्टेंस नहीं लगा है। तो जब तक रेजिस्टेंस बीच में कोई चीज़ नहीं आएगी तब तक कोई व्यवांतर में परिवर्तन नहीं होगा।
तो इन दोनों के मध्य जितना विभवांतर होगा उतना ही सी और डी के मध्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें जीरो डिफ्लेक्शन की स्थिति मिल रही है, और वो तभी मिल सकती है जब ये विभवांतर और ये विभवांतर सेम हो जाएं, ना करंट ऐसे फ्लो हो ना करंट ऐसे फ्लो हो। तो इन दोनों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं VCD से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, VCD। अब ये VCD की वैल्यू कितनी है? VCD की वैल्यू निकालते हैं ओम्स लॉ से। तो C और D के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? तो दो रेजिस्टेंस हैं, इसमें एक स्मॉल r है और एक कैपिटल R है, और दोनों ही सीरीज में जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो इसीलिए जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल r प्लस कैपिटल R, प्लस इसलिए क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं। तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये तो हो गया रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच का, है ना। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? तो दोनों में ही I करंट फ्लो हो रहा है, एक ही ब्रांच है इसलिए करंट की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, I करंट फ्लो हो रहा है। तो फिर C और D के मध्य कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओम्स लॉ से? यानी I इंटू R। तो I की जगह तो I है, लेकिन प्रतिरोध कितना है? तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है ना। ये VCD की वैल्यू उसको यहाँ रख लेते हैं। तो I स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल्स टू XL2, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि I स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन I कैपिटल R इज इक्वल्स टू XL2 अपॉन XL1। X से X कैंसिल, I से I कैंसिल, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R बराबर L2 अपॉन L1, है ना। R से अगर हम ऊपर को भी डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस 1 इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, यानी कि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 माइनस 1, और स्मॉल r इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया कि हम किस तरह से एक पोटेंशियोमीटर का यूज करके एक छोटे से रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा शुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में, ये वाले फॉर्मूले से। कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन, ये है अपना अगला अनुप्रयोग। वास्तव में कैलिब्रेशन का या अंश शोधन का मतलब है कि सपोज करो अपने पास में कोई ख़राब वोल्ट मीटर है। ख़राब वोल्ट मीटर से मतलब ये है कि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस को, कोई भी EMF को वास्तव में जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ऊपर या नीचे माप रहा है वो वोल्ट मीटर। मान लो दो पॉइंट्स के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और ये उसको 9.8 बता रहा है या 10.1 बता रहा है या 10.2 बता रहा है। ऐसे वोल्ट मीटर के जो पाठ्यांक हैं, ऐसे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, जहाँ जहाँ वो गलती कर रहा है उन गलतियों को सुधारने की जो प्रक्रिया है, उनमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन, यानी कि अंशशोधन या संशोधन वोल्ट मीटर। अब कोई भी वोल्ट मीटर का अंश शोधन या कैलिब्रेशन हमें करना है पोटेंशियोमीटर विभवमापी के द्वारा। उसके लिए क्या सर्किट अरेंजमेंट होगा, इधर देखते हैं। मान लो ये वो वायर हो गया AB, 10 मीटर लंबाई इसकी रखते हैं। प्राइमरी सर्किट कनेक्ट करेंगे पहले, उसके लिए यहाँ आपने एक सेल लगाया जिसका EMF है EP, यहाँ एक की लगाई है K1, एक रेहोस्टेट इधर लगाया RH1 मान लेंगे इसको, और ये कनेक्ट कर दिया इधर RH1, ठीक है ना। अब सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या चीज़ें जोड़नी है कोई भी वोल्ट मीटर का अंश शोधन करने के लिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है स्टैंडर्डाइजेशन की, यानी कि मानकीकरण की। अभी तक किसी भी एप्लीकेशन में हमें मानकीकरण नहीं करना पड़ा था। मानकीकरण से मतलब विभव प्रवणता की वैल्यू ज्ञात करने की जो प्रक्रिया, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण। तो अब तक किसी भी एप्लीकेशन में मानकीकरण की स्थिति नहीं आई थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी विभव प्रवणता की। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, विभव प्रवणता की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे मानकीकरण, और मानकीकरण करने के लिए हमें एक ऐसे सेल की ज़रूरत होती है जिसका EMF हमें पहले से ज्ञात होता है और कांस्टेंट बना रहता है। ऐसे सेल को हम बोलते हैं मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल।
तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक सेल ले रखा है, ये वाला मानक सेल। इस तरह से, ठीक है ना। इसका जो ईएमएफ है मानक सेल का, स्टैंडर्ड सेल का, वो ES से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को बाद में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद और क्या क्या ऐड करना है, तो यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया RB, और एक इसमें सेल जोड़ा, एक की लगा दी, एक कुंजी लगा दी है, ऑन बाद में करेंगे। इसको हम मान के चल रहे हैं K2। एक और रेहोस्टेट यहाँ जोड़ दिया RH2, ठीक है। इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो हमने कहाँ जोड़ा, तो वो जो एक 2 वे की होगी, द्विमार्गी कुंजी होगी, उसके पहले टर्मिनल से जोड़ दिया। ये इसका दूसरा टर्मिनल, ये इसका तीसरा टर्मिनल, ठीक है ना। और तीसरा टर्मिनल कहाँ जोड़ेंगे, तो तीसरा टर्मिनल इसका यहाँ जोड़ना है हमें। ये वाले पॉइंट को C मान लेंगे, ये वाले पॉइंट को D मान लेंगे, और बीच वाला टर्मिनल वो हमेशा की तरह गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जॉकी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। ये जॉकी हो गई J। अच्छा, हमारे पास जो वोल्टमीटर है जो हमें सही करने के लिए दिया गया, जिसमें हमें कोई करेक्शन करना है, वो वोल्टमीटर कहाँ जोड़ना है, वो वोल्टमीटर हमने ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके पैरेलल में जोड़ दिया कुछ इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि वोल्टमीटर को हमेशा रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लगा रखा है। और वोल्टमीटर को जोड़ते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इसका सेल के पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए और नेगेटिव इसका सेल के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखते हो आपने वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दिया है। अब आप इस कुंजी को ऑन करेंगे, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप इस की को ऑन करते हो, इस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो होने लग जाएगा, जिससे कि यहाँ कोई ना कोई विभव प्रवणता बनेगी। उसको मैं X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब की बार हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ विभव प्रवणता की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर दिया कुछ ऐसे। यानी कि मैंने स्टैंडर्ड सेल को गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़ दिया, और अब हम ढूंढेंगे जीरो विक्षेप कहाँ पर मिलता है। तो मान लो यहाँ आपने टच किया है इसको, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है L1, ये पॉइंट है P1, और यहाँ टच करके आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया है। इसका मतलब इतने तार का विभवांतर ये वाले सेल के EMF के बराबर होगा। अब ये विभवांतर कितना है, तो एकांक लंबाई का अगर x है तो L1 लंबाई का होगा XL1, और ये किसके बराबर होगा, ये वाले सेल के EMF ES के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ ES = XL1, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो आएगी ES/L1, यानी कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में आगे। अब हमारे पूरे एक्सपेरिमेंट में इस सेल का कोई यूज नहीं है, इसको हम अब हटा देते हैं बिल्कुल यहाँ से। यानी ये वाली की को बाहर खींच लिया हमने इस तरह से, और उसके बाद ये वाली की को ऑन करके इसमें कोई न कोई रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया। इसमें हमने एक ज्ञात प्रतिरोध लगा दिया R, और जैसे आप इस कुंजी को बंद करते हो, अब इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग जाएगा कोई न कोई। और जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, यानी कि जब प्रतिरोध से होकर धारा प्रवाहित होगी, तो इसके सिरों पर कुछ न कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी इस प्रतिरोध पर कुछ न कुछ विभव पतन होगा, कुछ न कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस विभवांतर को ये वोल्टमीटर बताएगा कुछ न कुछ, क्योंकि वोल्टमीटर प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में हमने जोड़ रखा है। तो जो भी विभवांतर प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य होगा, देखें प्रतिरोध का एक सिरा तो ये है, यहाँ तक चला आ रहा है ये पूरा, यहाँ मान लूँ ये एक ही सिरा है पूरा। ये प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, यहाँ तक चला आ रहा है बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई प्रतिरोध नहीं है, इसके बाद ये है। तो यहाँ तक मैं ये दूसरा ही मान के चलूँगा, भले यहाँ पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें। तो प्रतिरोध के एक सिरे से वोल्टमीटर का एक सिरा जुड़ा है, दूसरे से वोल्टमीटर का दूसरा सिरा, यानी कि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसलिए वोल्टमीटर जो भी विभवांतर होगा इसके सिरों पर, उस विभवांतर को पढ़ेगा और कुछ न कुछ वैल्यू बताएगा। यानी कि वोल्टमीटर का संकेतक किसी न किसी एक पाठ्यांक पे जाके रुका होगा, एक रीडिंग पर।
वो रीडिंग हमने मान के चली V, यानी कि वोल्ट मीटर ने जो भी विभवांतर था प्रतिरोध के सिरों पर उसको बताया कि वो विभवांतर V है। लेकिन ये पता है हमें कि ये वास्तव में जो विभवांतर V बताया ये सही नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर अपना सही काम कर कहाँ रहा है, वोल्ट मीटर तो गलत रीडिंग बता रहा है। तो एक्चुअल में तो कोई और ही विभवांतर रहा होगा, ये इसको V बता रहा है, वास्तव में तो V से या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर अपना सही काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वोल्ट मीटर ने ये जो वैल्यू बताई है पोटेंशियल डिफरेंस की, विभवांतर की, ये जो वैल्यू है वो वास्तव में इसमें कोई न कोई एरर है, इसमें कोई न कोई त्रुटि है। बस हमारा काम है उस त्रुटि को ही पहचान के उसी को अलग करना, उसी को दूर करना। इसी को बोलते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन या अंशांकन, कि कितनी गलती इसने करी है, कितना कम या कितना ज़्यादा मान इसने बताया है, वो ढूंढना है और उसको अलग करना है, उसको रिमूव करना है। तो वास्तव में एक्चुअल वोल्टता कितनी है पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता चल जाए कि कितनी गलती यहाँ पर हुई है, तो उसके लिए पहले मुझे एक्चुअल वोल्टेज पता करना पड़ेगा कि वास्तव में विभवांतर कितना था और इसने कितना ऊपर नीचे बताया, तब हमें पता चलेगा कि गलती कितनी हुई है। तो हम एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। वोल्टेज की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मैंने दूसरे और तीसरे को आपस में जोड़ दिया, इनके बीच में कुंजी फंसा दी है, यानी कि अब गैल्वेनोमीटर इस सर्किट के साथ में कनेक्ट हो चुका है। और फिर से जीरो रिफ्लेक्शन की पोजीशन ढूंढी है, ये पुरानी वाली है। मान लो नई पोजीशन जीरो रिफ्लेक्शन की हमें यहाँ मिल रही है, नया संतुलन बिंदु ये है P2, ये तो L1 लेंथ थी यहाँ तक। अब जो नई लेंथ आई है संतुलन लंबाई, वो मान लें L2 है यहाँ से यहाँ तक की। इतने तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा XL2, XL2। और किसके बराबर होगा, तो ज़रा देखें, ये वाला तार जो है A से लेकर P2, इसका एक सिरा कहाँ जुड़ रहा है, पॉइंट C से आके, पॉइंट C से मान लूँ, यहाँ मान लूँ, यहाँ मान लूँ, एक ही बात है। ऐसे ही P2 सिरा कहाँ जुड़ रहा है, पॉइंट D से आके। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों बिंदुओं के मध्य, वो पोटेंशियल डिफरेंस C और D के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि XL2 जो है वो किसके बराबर है, VCD के बराबर है। और VCD वास्तव में क्या है, तो VCD यानी कि C और D यानी कि प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है VCD। यानी कि VCD जो है वो प्रतिरोध के सिरों पर वास्तविक विभवांतर है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मैं एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को अपनी तरफ से V' मान लूँ कि वास्तव में रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है एक्चुअल में वो V' है, ये मैंने अपनी तरफ से अगर माना है तो मैं VCD की जगह पर रख सकता हूँ V'। तो इस तरह से हमें एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। L2 हमें पहले से ही पता होगा, X की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, वो X की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि X की वैल्यू क्या है, ES/L1। ये वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा तो V' पता चल गया क्या, ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये आएगा L2/L1, L2/L1 इंटू ES। तो इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया है। इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के बीच में वास्तव में इतना है विभवांतर, और वोल्ट मीटर ने जो बताया था जिसमें एरर था, जिसमें कोई न कोई गलती थी, वो इतनी थी, ठीक है ना, वो हमें पता चल गया। यानी कि हमारे पास अब दोनों विभवांतर हैं, सही वाला भी है और वोल्ट मीटर जो गलत बता रहा था वो वाला भी है। अब कितनी गलती वोल्ट मीटर ने करी है, वोल्ट मीटर ने कितना बताया था, इतना, एक्चुअल में कितना है, इतना, जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके होंगे पहले से। तो वोल्ट मीटर ने कितना एरर किया, कितनी गलती करी, तो हम उसका डिफरेंस निकाल लेते। ये हमें वोल्टेज में एरर पता चल गया कि वोल्ट मीटर जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है उसमें कितना एरर करता है, तो इतना एरर करता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है ना, और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, और नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, यानी कि वोल्ट मीटर ने जो बताया था वो एक्चुअल से ज़्यादा बताया था अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब वोल्ट मीटर ने कम बताया था एक्चुअल से। तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास में जो डिफरेंस निकल के आया है वो पॉजिटिव आया है,
इसका मतलब ये है कि वोल्ट मीटर ने इतना जो वोल्टेज है, सपोज करो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं और आंसर आए प्लस का 0.3 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर ने जो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस था उससे 0.3 वोल्ट एक्स्ट्रा बताया है, तो मैं उतना कम कर दूंगा, सही हो जाएगा। या मान लो इन दोनों का डिफरेंस निकल के आया माइनस का 0.2 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि वास्तविक जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो विभवांतर था, उससे इतना कम बताया है। माइनस का मतलब कम बताया है, प्लस का मतलब ज़्यादा बताया है, इतना कम बताया है एक्चुअल विभवांतर से। तो फिर एक्चुअल वाला कितना होगा, तो जितना कम बताया है वोल्टमीटर ने उतना बढ़ा दो उसमें, तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम ये पहचान कर सकते हैं कि कितनी गलती करी है। अब बात ये आती है कि कोई भी वोल्टमीटर जो हमारे पास है, जिसका हमें अंश शोधन करना है, जो कि ख़राब वैल्यू बता रहा है, मैंने उसके द्वारा एक वैल्यू को करेक्ट कर लिया, जैसे ये पूरे प्रोसीजर के द्वारा मान के चलो एक्चुअल में जो विभवांतर था वो था 5 वोल्ट, यानी कि ये वाली वैल्यू, और वोल्ट मीटर ने जो पढ़ के बताई थी वो थी 5.1 वोल्ट, ठीक है ना, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो हमने चेक कर लिया कितनी गलती है, 0.1 की गलती है, वो भी प्लस में, तो ठीक है, इसको तो हमने करेक्शन कर दिया इसमें। तो यानी कि 5 वोल्ट को मापने में ये वाला वोल्ट मीटर कितनी गलती करता है, 0.1 वोल्ट की गलती करता है। क्या अब ये ज़रूरी है कि जितने भी वोल्टेज को ये मापेगा सब में 0.1 की ही गलती हो? यानी 5 वोल्ट को मापने में 0.1 की गलती करी है, 6 को मापने में भी क्या उतनी करेगा, 2 वोल्ट को मापने में भी क्या उतनी करेगा, 3 वोल्ट को मापने में भी क्या इतनी करेगा? ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 6 वोल्ट को मापने में वो 0.2 वोल्ट की गलती करता हो, 7 वोल्ट को हो सकता है वो सही से ही माप लेता हो, बिल्कुल गलती ना हो, ठीक है ना। वो जो एरर वास्तव में आती है पाठ्यांक में, उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। वो वोल्ट मीटर के इंटरनल रीजन होंगे कुछ ना कुछ, कि अंदर जो नीडल होती है, जो संकेतक होता है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हो, सही से वैल्यू ना बता पा रहा हो, ठीक है ना, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल ना रहा हो, वो बहुत सारी वजह हो सकती है, हमें उनमें नहीं जाना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी वोल्ट मीटर जो सही वैल्यू नहीं बता रहा है, मैं केवल एक वैल्यू को माप कर ये नहीं कह सकता कि सब में ही इतनी गलती करेगा। हो सकता है किसी को सही बता देता हो, किसी में ज़्यादा गलती करता हो, किसी में कम गलती करता हो, किसी में नेगेटिव में करता हो एरर, किसी में एरर पॉजिटिव में आता हो। तो इसका मतलब अगर हम वोल्ट मीटर के जितने भी अंश हैं, जितनी भी रीडिंग है, वोल्ट मीटर का इस तरह का जो स्केल होता है, यहाँ पर लिखा होगा 0, ठीक है ना, उसके बाद 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऐसे जो भी उसकी रेंज है, जो भी परास है, उसके आधार पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब वैल्यू को चेक करना पड़ेगा कि 1 वोल्ट को मापने में कितनी गलती करता है, 2 को मापने में कितनी करता है, 3 को मापने में कितनी करता है। ये सारी गलतियों को पहले मेजर करना पड़ेगा, फिर हमें उनके लिए एक वक्र, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। उस ग्राफ से जो हमें कर्व मिलता है, जो वक्र मिलता है, उसको बोलते हैं अंश शोधन वक्र। एक एग्जाम्पल से उसको हम समझते हैं। चलो मान के चलें किसी वोल्ट मीटर से हम अलग अलग प्रकार के वोल्टेज, अलग अलग प्रकार के विभवांतर माप रहे हैं, और वोल्ट मीटर क्या क्या वैल्यू बता रहा है वो यहाँ नोट कर लेते हैं, और उन वैल्यूज़ में क्या क्या एरर है, कितनी कितनी गलती है, वो गलती यानी कि डेल्टा V की वैल्यू यहाँ नोट कर लेते हैं, है ना। कोई एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, जो भी उसकी परास होगी वहाँ तक हम ले जाने वाले हैं इस वैल्यू को। इसको मापने में, 1 वोल्ट को मापने में सपोज करिए वोल्ट मीटर गलती कर रहा है 0.1 वोल्ट की, ठीक है ना, और 2 वोल्ट को मापने में हो रही है माइनस का 0.2 वोल्ट, 3 वोल्ट को मापने में प्लस का 0.2 वोल्ट, 4 को मापने में हो रही है प्लस का 0.1 वोल्ट, 5 को मापने में माइनस का 0.3 वोल्ट, 6 को मापने में प्लस का 0.1 वोल्ट। इस तरह का कोई भी एरर हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इस तरह के एरर चल रहे हैं। अब हमें करना क्या है, एक ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो अभी डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमने एक ग्राफ लिया, इस एक्सिस पे हम लेंगे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है, वोल्ट मीटर जो पाठ्यांक बता रहा है वो तो हमने इस एक्सिस पे ले रखे, और इनमें जो एरर चल रहा है उसको हम इस एक्सिस पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। डेल्टा V की वैल्यू हम y एक्सिस पे लेके चलेंगे, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, ठीक है। और तुमने इन दोनों के बीच में फिर एक ग्राफ खींचा, ग्राफ से जो कर्व मिलेगा वो अलग अलग वोल्ट मीटरों के लिए, सब के लिए अलग अलग मिलता है।
बिल्कुल जरूरी नहीं कि सबका एक जैसा ही आएगा, सबका अलग अलग आएगा। कोई किसी प्रकार की गलती कर रहा है, दूसरे वोल्ट मीटर में किसी और तरह की गलती हो सकती है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सपोज करो हमने इनके लिए ग्राफ खींचा और कुछ इस तरह का ग्राफ मिला, कैसा भी मिल सकता है, इस तरह का हमें कोई ग्राफ मिल रहा है ना। इस ग्राफ से हमें ये जो वक्र, ये जो कर्व मिल रहा है, इसको बोलते हैं अंश शोधन वक्र, यानी कैलिब्रेशन कर्व हमें मिल गया। ये कैलिब्रेशन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर ये कर्व है हमारे पास किसी भी वोल्ट मीटर का, अंश शोधन वक्र अगर मेरे पास है, तो हम उस खराब वोल्ट मीटर से भी सही मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र पड़ा है पहले से। सपोज करो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, रीडिंग हमने इस पर नोट कर रखी होंगी, जैसे यहाँ लिखा है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसे चलता जा रहा है। यहाँ भी कोई न कोई वैल्यू लिख रही होंगी, जैसे 0.2, 0.4, 0.6, ऐसे नीचे की तरफ माइनस का 0.2, माइनस का 0.4, माइनस का 0.6, ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखो इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी हेल्प से भी हम खराब वोल्ट मीटर से भी कैसे सही वैल्यू माप सकते हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। मान लो मैंने इस वोल्ट मीटर से किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य व्यवांतर मापा और वो व्यवांतर इस वोल्ट मीटर ने बताया 8 वोल्ट। हमें पता है इसने सही तो नहीं बताया होगा क्योंकि ये तो ख़राब है। अब कितनी गलती इसने करी है, तो हमारे पास इस वोल्ट मीटर का पहले से ही एक वक्र है इस तरह का, जिसको अंश शोधन वक्र बोलते हैं। उसमें हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर 8 वोल्ट ये रहा, ठीक है ना। इसमें वो कितनी गलती करता है, तो देखो वक्र ये रहा, इसका नीचे इतनी गलती कर रहा है, इतनी। अब ये कितनी है, तो 0.2 और 0.4 के लगभग 0.3, वो भी माइनस की। तो इस वक्र ने हमें ये बता दिया कि जब इस वोल्ट मीटर ने आपको 8 वोल्ट वैल्यू बताई है, तो वास्तव में उस 8 वोल्ट में इसने इतनी गलती करी है, -0.3। माइनस का मतलब इतना कम बताया है। तो फिर एक्चुअल में व्यवांतर कितना होगा वो, तो उसमें 0.3 जोड़ देंगे, यानी वास्तव में वो व्यवांतर जो था वो 8.3 वोल्ट था, क्योंकि इतना तो वो कम करके बता रहा था तुम्हें पहले से। तो हमने गलत से, मतलब ख़राब वोल्ट मीटर से भी सही मापन कर लिया। ऐसे ही तुमने मान के चलो 4 वोल्ट मापा, 2 बिंदुओं के मध्य व्यवांतर मापा और इसने बताया 4 वोल्ट। अब यहाँ देखेंगे कि 4 वोल्ट पर ये कितना गलत बताता है, तो ये रहा 4 वोल्ट, और 4 वोल्ट के संगत जो एरर है वो यहाँ कहीं है लगभग, ठीक है ना। मैं इसको प्लस का 0.5 मान लेता हूँ लगभग। इसका मतलब 4 वोल्ट जब ये बता रहा है तो 0.5 वोल्ट जो फालतू बता रहा है, तो उतना कम कर देंगे। इसका मतलब एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 3.5 वोल्ट। तो इस तरह से अलग अलग वोल्टेज को मापकर खराब वोल्ट मीटर द्वारा और उनमें एरर ढूंढकर उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है, उनमें संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर का अंश शोधन वक्र। तो कोई खराब वोल्ट मीटर और उसका अंश शोधन वक्र मेरे पास है, तो मैं उस खराब वोल्ट मीटर से भी सही वोल्टेज को माप सकता हूँ। लास्ट एप्लीकेशन है कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर, यानी कि अमीटर का अंश शोधन। अंश शोधन का फिर से वही मतलब है, अब की बार हम अमीटर का अंश शोधन करेंगे, ठीक है ना। पहले हमने इससे पहले वाले में वोल्ट मीटर का अंशांकन कर रखा है, कैलिब्रेशन कर रखा है। तो ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये अभी भी वोल्ट मीटर वाला ही बना पड़ा है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है और यही हो जाएगा फिर अमीटर के अंश शोधन के लिए। क्या चेंज करना है, इसमें हमने ये जो वोल्ट मीटर जोड़ रखा था वो वोल्ट मीटर हटा देंगे और इसकी जगह पर अमीटर लगाएंगे। लेकिन अमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, इसलिए आपने जो अमीटर लगाना है वो इस प्रतिरोध के साथ में सीरीज में जोड़ दिया, तो ये अमीटर लगा दिया। और वो भी साइन का ध्यान रखते हुए, पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए और नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मात्र इतना सा चेंज कर दिया हमने और ये अब सर्किट अरेंजमेंट तैयार हो गया अमीटर के कैलिब्रेशन के लिए। अब ज़रा वर्किंग की तरफ चलते हैं, कैसे ये काम करेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका मानकीकरण करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है। इनको हटाएं पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी कनेक्ट कर रखी थी उस जॉकी को हमने एक पॉइंट पर टच किया कहीं भी, और मान लो P1 पर हमें संतुलन बिंदु मिल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है संतुलन लंबाई। अब हमें उससे भी पहले आपको ये कनेक्ट करना है ऐसे करके, है ना।
तो पहले और दूसरे दोनों टर्मिनलों को कनेक्ट करके आपने संतुलन बिंदु ढूंढा और मान लो वो संतुलन बिंदु हमें P1 पर मिल गया। इनको हटा देते हैं अभी। तो इतने तार का विभवांतर कितना हो गया, XL1 और ये किसके बराबर होगा, तो दिए गए सेल के EMF के बराबर, जो कि मानक सेल है इसका EMF कितना है, ES है, वो हमें पहले से पता भी है। यहाँ से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो ES/L1 आपको विभव प्रवणता की वैल्यू मिल गई। इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दो। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि इस वाली कुंजी को ऑन कर देंगे और इसमें हम अपनी तरफ से 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। कोई भी लगा सकते हो वैसे, लेकिन अपनी सुविधा के लिए 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे और कुंजी को बंद करते ही इस सर्किट में कोई ना कोई करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो अमीटर से भी होके गुजर रहा है, इसीलिए अमीटर उस धारा को पढ़कर बताएगा कुछ न कुछ, यानी अमीटर में कोई न कोई विक्षेप आएगा। हमने अमीटर में उस करंट को पढ़ा और इस अमीटर ने करंट की वैल्यू बताई है I। इस वैल्यू में भी कोई न कोई एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि हमारा अमीटर सही से काम कर नहीं रहा है, इसलिए उसने जिस धारा को पढ़ के बताया है वो भी धारा सही नहीं बताई होगी, उसमें कोई न कोई त्रुटि है, उसमें कोई न कोई एरर है। हम उस त्रुटिपूर्ण धारा को I मान के चल रहे हैं कि उसने I है। अब हमें ये पहचानना है कि इसने कितनी गलती करी है धारा को मापने में, कितनी धारा ऊपर बताई है, कितनी नीचे बताई है। तो उसके लिए मुझे एक्चुअल करंट पता होना चाहिए कि इस सर्किट में एक्चुअल में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस सर्किट में वास्तव में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है I', है ना। ये वो वास्तविक धारा है जो सर्किट में फ्लो हो रही है, और I क्या है, ये वो धारा है जो इस अमीटर ने, जो गलत अमीटर है, जो ख़राब अमीटर है, उसने जो पढ़ के बताई है। हमें अब I' की वैल्यू निकालनी है ताकि ये पता चल जाए कि कितनी कम या कितनी ज़्यादा वैल्यू इसने बताई है अमीटर ने। तो I' की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि द्विमार्गी कुंजी के दूसरे और तीसरे टर्मिनलों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि धारा मापी जो है गैल्वेनोमीटर जो है इस सर्किट के साथ में कनेक्ट हो गया। और फिर जीरो रिफ्लेक्शन की पोजीशन ढूंढेंगे। ये पुरानी वाली स्थिति है, इसको तो डॉटेड कर लेते हैं। नई स्थिति कहाँ मिल रही है, मान लो यहाँ मिल रही है पॉइंट P2 पर। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो L2। तो इतने तार का विभवांतर कितना, XL2, है ना। और यहाँ किसके बराबर है, तो इसके ये दोनों सिरे पॉइंट C और D से कनेक्टेड है। तो जो C और D के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन दोनों के मध्य होगा, इसका मतलब VCD। अब VCD की वैल्यू कितनी है वो देखते हैं ओम्स लॉ से, I × R। I कितना है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, वास्तव में I' हो रहा है। I नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वास्तव में तो धारा I' प्रवाहित हो रही है, वो तो I वो है जो इसने बताई थी अमीटर ने, है ना। तो I' करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो V = IR में I की जगह तो मैंने ले लिया I'। R कितना है, 1 ओम, तो इंटू 1। तो VCD की वैल्यू हमें मिल गई, VCD = I', और वो वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो I' = XL2, और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख लेते हैं, कितनी है, ES/L1। ES भी हमें पता है, मानक सेल का EMF, और L1 भी हमें पता है, यहाँ रख लेते हैं। तो I' बराबर क्या होगा, L2/L1 × ES। ये हमें एक्चुअल करंट की वैल्यू मिल गई कि वास्तव में कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो भी हमें पता चल गया। अगर मेरे पास वास्तविक धारा की वैल्यू है और अमीटर ने जो गलत वैल्यू बताई थी करंट की वो भी है, तो हमें पता चल जाएगा कि अमीटर कितनी वैल्यू गलत बता रहा है। अच्छा, इसमें हमने 1 ओम ही रेजिस्टेंस क्यों अप्लाई किया था, और भी तो बहुत सारे तरीके हैं। तो 1 ओम रेजिस्टेंस अप्लाई करने से आपकी वैल्यू डायरेक्ट I' की निकल के आ रही है। सोचो अगर मैं 5 ओम रेजिस्टेंस इसमें लगाता तो यहाँ × 5 करते, 5 I' आता यहाँ पे, फिर 5 उधर लेके जाते, क्योंकि हमें तो वास्तविक धारा निकालनी है। केवल इतनी सुविधा के लिए हमने जानबूझ के 1 ओम का लगाया है ताकि डायरेक्ट I' की वैल्यू आए, हमें उधर ना कोई न्यूमेरिकल फॉर्म ले जानी पड़े, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम ये पहचानते हैं कि वास्तव में इस अमीटर ने कितनी त्रुटि, कितनी गलती करी है उस वास्तविक धारा को पढ़ने में। तो ये तो वो करंट है जो अमीटर ने पढ़ा था, ये वो करंट है जो एक्चुअल में फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो कितना एरर किया, तो इतना एरर किया, इतना, है ना। फिर से वही बात, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है
तो इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा बताया है अमीटर ने, तो हम उतना कम कर देंगे। अगर वैल्यू नेगेटिव है, भाई नेगेटिव तभी तो आएगी जब ये छोटा और ये बड़ा, है ना। जैसे ये 4 ये 5, तब आंसर अपना आएगा -1। तब मैं ये कह सकता हूँ कि अमीटर ने 1 एम्पियर धारा कम बताई है, तो वास्तव में कितनी होगी 1 हम उसमें जोड़ देंगे। तो अगर वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब इतनी कम बता रहा है अमीटर, तुम इतना पहले से ही बढ़ा के चलो। और अगर प्लस में वैल्यू आ रही है इसका मतलब इतनी फालतू बता रहा है, उसमें तुम उतना पहले से ही कम करके चलो। तो इस तरह से ये हमने एरर पता कर लिया, और एरर पता करने के बाद में फिर हम इसके जितनी भी रीडिंग होंगी, ठीक है ना, क्योंकि एक रीडिंग में एरर पता करने से हमें बाकी की सारी रीडिंगों की गलतियां पता नहीं चल जाएंगी कि 5 एम्पियर को मापने में अगर इसने 1 की गलती करी थी तो 6 को भी मापने में 1 की करेगी, है 10 को मापने में भी अमीटर जो है 1 की करेगा। अलग अलग रीडिंग को, अलग अलग करंट्स को मापने में ये अलग अलग प्रकार के एरर कर सकता है। तो हमें तो इसकी सारी रीडिंग चेक करनी पड़ेंगी। सारी रीडिंग चेक करने से मतलब कि संकेतक जो होगा, स्केल जो होगा इसका, उस स्केल पे जितनी भी रीडिंग लिखी होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अगर 5 एम्पियर परास का अमीटर है तो इन सब रीडिंगों में क्या क्या गलती है, कितनी कितनी गलती करता है, वो सब हमें पहचाननी पड़ेंगी, उनको नोट करना पड़ेगा, ताकि गलत अमीटर से, ख़राब अमीटर से भी हम सही अमीटर का काम ले सकें। और उसको पहचानने का क्या तरीका है कि हम इस अमीटर की हेल्प से, ये इसका संकेतक है, इस अमीटर की हेल्प से हम अलग अलग धाराओं को, अलग अलग करंट्स को मापें, एक को मापें, उसमें गलती कितनी करी उसको पहचान लें, नोट कर लें। 2 एम्पियर करंट को मापें, कितनी गलती करी उसको पहचान के नोट कर लें। 3 को मापने में कितनी गलती है, 4 को मापने में कितनी गलती है, इन सभी गलतियों को पहचान के नोट कर लें। फिर एक ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ किन किन के बीच में खींचना है, अमीटर की जो रीडिंग है, अमीटर जो भी गलत सही जैसा भी बता रहा है वो हमने एक्स एक्सेस पे ले रखा है, और वाई एक्सेस पे हमने एरर ले रखे हैं कि कहाँ कितनी गलती हो रही है, यानी कि डेल्टा आई की वैल्यू हमने वाई एक्सेस पे ले रखी है, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। और फिर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर, है ना। तो ग्राफ सपोज करें कुछ इस तरह का आ रहा है, मान के चलो इस तरह का ग्राफ हमें मिला। अलग अलग अमीटरों में आपको अलग अलग तरह का ग्राफ मिलेगा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिखा रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ न कुछ वैल्यू पहले से आपने प्लॉट कर रखी होंगी ग्राफ पे, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे यहाँ पर हमने एरर ले रखे होंगे इनमें, ठीक है ना। जैसे 0.2, 0.4, 0.6, नीचे माइनस में तो माइनस का 0.2, माइनस का 0.4, माइनस का 0.6, ऐसे करके। तो अब इसकी हेल्प से हम इसमें कैसे पहचान सकते हैं कि ये कितनी गलती कर रहा है। तो मान लो आपने इस अमीटर से और कोई करंट मापा, और वो करंट था मान के चलिए 2 एम्पियर, इसने बताया 2 एम्पियर, एक्चुअल में कितना होगा उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, जिसको हम अंश शोधन वक्र बोलते हैं। कैसे, इसमें 2 एम्पियर यहाँ पर है तो कितनी गलती इसने करी होगी, 0.3 प्लस की, 0.3 एम्पियर गलती इसने करी है, प्लस की है, इसका मतलब इतना फालतू बताया इसने। तो एक्चुअल में कितना होगा, इसमें से इतना कम कर देंगे तो 1.7 एम्पियर ये है एक्चुअल करंट। तो ख़राब ने भी सही वैल्यू आपको बता दी है। ऐसे अगर मैं कोई और करंट मापूँ इससे, और इसने उस करंट को 8 एम्पियर बताया, मान लो 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसने माप के बताया उसको। अब एक्चुअल में कितना हो रहा होगा तो हम यहाँ देखेंगे अंश शोधन वक्र को, ये रहा 8 एम्पियर, और 8 एम्पियर में ये वक्र यहीं से क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब एरर 0 है ना, 0 एरर है। इसका मतलब 8 एम्पियर को मापने में इसने कोई गलती नहीं करी है, एक्चुअल में जो करंट होगा वो 8 एम्पियर ही होगा। तो ये इसका लास्ट एप्लीकेशन हो गया, और यहाँ पर चैप्टर भी एंड हो जाता है।